दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बात करेंगे साथियों पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी नंबर क्लास नंबर 10 है और क्लास नंबर 10 में बात करेंगे आपके ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, इनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु क्या है आपके, भारत के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, विलुप्त ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, सारे हम ये प्रश्नों पर बात करने वाले हैं और पठार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो 2 चैप्टर आज हम इस क्लास पर कंप्लीट करेंगे। तो सभी का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। चलिए शुरुआत करते हैं। कल के लास्ट प्रश्न जो हमने आपको बताया था कि जायद कृषि किस ऋतु में होती है, सभी लोग कमेंट करके, आपका कमेंट आया था, फीडबैक आया था, इसी तरह कमेंट करते रहिए हर एक क्लास का। तो पर्यावरण ईवीएस एनसीईआरटी क्लास नंबर 10 का पहला प्रश्न है, जायद कृषि किस ऋतु तक होती है। तो सभी को पता है अप्रैल से जून तक जो है जायद की कृषि आपकी होती है, या अप्रैल से लेके जुलाई तक की बात करेंगे, जून जुलाई तक की आपकी होती है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, साथ ही बात करेंगे ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। साथियों, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, यूराल, ऑपलेशियन, किलिमंजारो या अरावली। देखिए, आपने अरावली का नाम पढ़ा होगा, अरावली की पहाड़ियाँ, पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत मतलब पर्वत, वहाँ पे पूरे पर्वत में ही ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं या ज्वालामुखी निकलते हैं। तो कौन सा ज्वालामुखी ही पर्वत कहलाता है, वह है किलिमंजारो। अर्थात साथियों, किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा गुप्त खड़ा पर्वत है और साथ ही साथ विश्व का चौथा सबसे उभरा पर्वत है, जो आधार से आपका कितना मीटर ऊंचा लंबा है, 5882 मीटर ऊंचा लंबा है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है आपके सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं यहीं से, ठीक है। तो आपके कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर अवस्थित है, आपके एंडीज पर्वत पर अवस्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, ज्वालामुखी वैसे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, तीसरा होता है शांत या मृत ज्वालामुखी। 3 प्रकार के आपके ज्वालामुखी होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, सभी लोग कमेंट करेंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को आपने लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। साथियों, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पर पाई जाती है, प्रशांत महासागर, एटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या साथियों आर्कटिक महासागर पर पाई जाती है। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः दोस्तों यह प्रशांत महासागर पर पाई जाती है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आता है, सभी को पता होगा। ज्वालामुखी पर्वतमाला से ही 90% भूकंप आता है, जिसमें लगभग 81% भूकंप सबसे बड़े होते हैं और सभी को पता है ज्वालामुखी भूकंप आपके पठार से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, क्योंकि ईवीएस का जो साथियों हमारा चैप्टर है, कंसेप्ट है, बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा आपका ईवीएस का चैप्टर होता है, ठीक है। इसके बाद आपका पेडागोजी का हाई है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपके पेडागोजी या शिक्षा शास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आउट ऑफ 150 में से 90 नंबर के यहाँ पे आपके पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है, संगमरमर चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान या मैग्नेटाइट चट्टान। सभी कमेंट करके फीडबैक के माध्यम से अपना अपना कमेंट आंसर करके बताएंगे। तो साथियों, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से जो चट्टान बनी होती है वह हमारी बेसाल्ट चट्टान कहलाती है। बेसाल्ट चट्टान का उदाहरण ठोसीकरण से बना हुआ है। यह एक आग्नेय चट्टान है और दक्कन के पठार
विशाल सैलो चट्टानों से ही आपका बना हुआ है। आइए जान लेते हैं परीक्षा के 10 से महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। साथियों, पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो मौना लोआ या हवाई द्वीप को प्रदान किया गया है। अगर आपके एग्जाम पर प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किसे दर्जा प्रदान किया गया है, किसे माना गया है, तो मौना लोआ हवाई द्वीप को माना गया है। बात करेंगे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत आपका कोटोपैक्सी है, इक्वेडोर एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। तीसरा पॉइंट है आपका भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली को कहते हैं, जो कि आपके इटली शहर पर है। भारत दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है, जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक भी आपका ज्वालामुखी नहीं है। अब जान लेते हैं भारत के प्रमुख ज्वालामुखी के संबंधित बिंदुओं के बारे में। तो बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है और भारत के एकमात्र इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। नारकुंडम यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है ज्वालामुखी। बारतंग ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। दक्कन ट्रैप यह महाराष्ट्र पर है। और आपका धिनोधर पहाड़ी यह दोस्तों गुजरात राज्य की बात करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं, प्रश्नों की बात कर लेते हैं। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद ही नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? सिंडर कोन, मोरेन, लावा या विलुप्त ज्वालामुखी? देखिए, प्रश्न से ही आपका आंसर स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा ज्वालामुखी जो फिर से फूटने की उम्मीद ना हो, यानी फिर से दोबारा ना आए, मतलब विलुप्त की बात करेंगे, अर्थात विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, इसमें क्या होता है कि ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उजागर ही नहीं हुआ है, जिसमें पुनः उजागर होने की कोई संभावना ही नहीं है, उसे विलुप्त या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे ईरान का कोह सुल्तान एवं देवबंद तंजानिया का किलिमंजारो के 2 क्रेटर एंडीज पर्वत श्रेणी का एकांकागुआ पर्वतीय श्रृंखला एवं घाटियां हैं आपकी। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, टफ वाले प्रश्न है, कंपटीशन हाई लेवल के प्रश्न हैं। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है वह कहाँ पर पाए जाते हैं? अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू या हम काबुल की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। देखिए, जब भी रेत के पहाड़ के बारे में बात कर रहे हैं, रेत के टीले के बारे में बात किया जाए तो सभी को पता हम अबू धाबी की बात करेंगे। साथियों, हर एक कंसेप्ट हम करते हैं, हर एक कंसेप्ट से प्रश्न रिलेटेड हर एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है किस टाइप से प्रश्न और कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन हाई होता जा रहा है। ठीक है, आपके कैंडिडेट फार्म बहुत ही ज़्यादा अप्लाई होते हैं, इसके चलते आपके कंपटीशन हाई होता है, और जब ज़्यादा कंपटीशन होता है तो क्वेश्चन भी आपके हार्ड पूछे जा सकते हैं। साथियों, रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है अबू धाबी में पाए जाते हैं। अबू धाबी शहर से थोड़ी दूर जाने पर चारों ओर आपको दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देगा। अबू धाबी में ना हरियाली है, ना ही कोई पेड़ पौधे हैं। अबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, कहाँ का विस्तार है? यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कहलाता है। आइए जान लेते हैं पठार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो पठार है वह दक्कन का पठार है, और दक्कन का पठार आपका कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र पर स्थित है। दूसरा है भारत का सबसे ऊंचा पठार, सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है, जो आपके जम्मू कश्मीर पर स्थित है। दोनों पॉइंट आपको याद कर लीजिएगा। भारत का सबसे ठंडा पठार, भारत का सबसे ठंडा पठार, भारत में सबसे ठंडा इलाका सभी को पता है, लद्दाख की बात करेंगे तो भारत का सबसे ठंडा जो पठार हो कहलाया जाएगा वह लद्दाख कहलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तिब्बत का पठार जो कि चीन में है, और यह एमपीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है?
पामीर का पठार है। भारत का छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड पर है, संसार की छत पमीर का पठार कहलाता है। संसार की छत के नाम से आपका पमीर का पठार जाना जाता है। और भारत का जो कार है वह छोटा नागपुर का पठार है जो कि आपके झारखंड शहर से यहाँ पर स्थित है या झारखंड राज्य पर आता है। साथियों, किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात या लयपीच की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जयसवाल सर सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी शिक्षक बंधुओं को नमन करते हैं। साथियों, किस स्थलाकृति का निर्माण जो है हिमानी द्वारा हुआ है? सभी को पता है यू आकार की घाटी। जी हाँ, अंग्रेजी के अक्षर जो वर्णमाला का अक्षर हमारा यू है, यू के आधार पर है और इस घाटी की आकृति मिलती है। इसका कारण है अपर्दन। इसके दोनों किनारे काफ़ी समांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बने होते हैं, जैसे आप यू आकार की देख सकते हैं। और जो आपकी वी आकार की घाटी का नामकरण होता है अंग्रेजी के वर्णमाला वी अक्षर से हो किया गया है। इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है। जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो वी आकार की घाटियों का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या माउंट धौलागिरी? सभी कमेंट करेंगे। सभी को पता है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो जानी जाती है वह जानी जाती है साथियों माउंट केटू के बारे में। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 8611 मीटर है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है जो आपके नेपाल देश पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1848 अर्थात 1850 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन माउंट केटू भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र का भाग है और ट्रांस हिमालय क्षेत्र का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। इस क्षेत्र की अन्य श्रेणियां आपकी लद्दाख और जिस्कर है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनना है। देखिए, सभी को पता है यह नेपाल का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई अंतर्गत आती है, अतः यह सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं और इनका जो है 8848 हमारा लगभग मीटर है, यानी 8900 मीटर के आपके आसपास कहला जाएगा। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर अपना कमेंट बताते रहना है। माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का भाग है। सभी को पता है माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? नेपाल देश का यह एक भाग है। एवरेस्ट पर्वत, इसे नेपाल में सागरमाथा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर अर्थात 8900 मीटर के लगभग मानी जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या तिब्बत का पठार? तो विश्व का सबसे ऊंचे पठार की बात कर रहे हैं तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहलाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 4500 मीटर या 14800 फीट के मानी जाती है। तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित सबसे ऊंचाई वाला पठार है। दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में तकला मकान तक मरुस्थल तक यह विस्तृत है। यह पठार जो है 1000 किलोमीटर लंबा पूर्व से पश्चिम तक और 2500 किलोमीटर चौड़ा है और इसी के इर्द गिर्द विश्व के सबसे लंबे 14 पर्वत इसी क्षेत्र पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह चोटी कितने मीटर की है? तो सभी को पता होगा 88-48 मीटर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय क्षेत्रों पर, पश्चिमी घाट व नीलगिरी पर या उत्तरी घाट पर होती हैं? तो भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं जो है होती रहती हैं, वह क्षेत्र साथियों हमारा भारत का हिमालय क्षेत्र कहलाता है। आए दिन आपको हिमालय में देखना होगा कि सड़क पर गाड़ी जा रही थी, वैसे ही पहाड़ों पर स्खलन हो जाता है, अचानक स्खलन हो जाता है, बारिश की वजह से कभी अचानक भी स्खलन हो जाता है, जिससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत या आपका अवशिष्ट पर्वत? यह हम आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं, इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताएंगे। अगर आप लोगों से बन रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना है। तो ये रहे दोस्तों आज के क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न किए। पर्वत, पठार, ज्वालामुखी से संबंधित हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात किया। आने वाले प्रश्न में हम संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं, 30 ऑफ 30 की तैयारी कर रहे हैं। और सभी को पता है, जो भी हमारे क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं, कि हमारा जो संपूर्ण कंसेप्ट है तैयारी का, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है, अपने सपने को साकार करना है, शिक्षा जगत का प्रचार प्रसार करना है। तो साथियों हम आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।